नमस्कार। दिन की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल रहमान आपके साथ। देखिए, गुलशन न्यूज आज के बुलेटिन में भारत की प्रतिक्रिया चुनाव पर बात होगी। राहुल के चुनाव पर लगाए आरोप, देखेंगे एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्यों ममता सरकार और चुनाव आमने सामने आ गए, जानेंगे कैसे मांझी ने एनडीए में बढ़ाई टेंशन, और बुलेटिन के अंत में देखेंगे मशहूर कार्टूनिस्ट सिरफान ने क्या कहा। लेकिन पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बाजार में मिठाइयों और राखियों की भरमार। कांग्रेस ने जेके को पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर विरोध किया। 20 अगस्त को फिर होगी एक जंग। ये थीं सुर्खियां। अब बात करते हैं दिन की बड़ी खबर की। चुनाव वोट चोरी के मामले में बुरी तरह फंस गए हैं। भले ही राहुल से सबूत मांगे जा रहे हों, इंडिया गठबंधन इस मामले में राहुल के साथ मजबूती से खड़ा है। राहुल ने जो परमाणु बम फोड़ा है वह चुनावों के पास भी नहीं दिख रहा। अब कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया ने देश भर में हंगामा करने का फैसला किया है। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जो बम फोड़ा है उसका जवाब चुनाव नहीं दे पा रहे, लेकिन देश की जनता इस मामले में राहुल गांधी के साथ खड़ी है। पूरा इंडिया गठबंधन राहुल के लगाए आरोपों का पुरजोर समर्थन कर रहा है। और अब 11 मार्च से चुनाव के खिलाफ बड़ा आंदोलन। चुनाव तक इंडिया गठबंधन मार्च निकालेगा। कांग्रेस ने साफ कहा कि अब आखिरी जंग का वक्त है, अब नहीं तो कभी नहीं। राहुल गांधी ने सबूत सामने रख दिए हैं। एनसीपी एससीपी नेता शरद पवार ने कहा कि राहुल गांधी को यह पूरे देश में ले जाना चाहिए। वोट चोरी बड़ा अपराध है। पवार ने कहा कि हमें महाराष्ट्र चुनाव में और सतर्क रहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले 2 लोग मुझसे मिलने आए। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। अगर मौका दिया जाए तो हम महाविकास अघाड़ी में 160 सीटें जीतेंगे। मैंने उन्हें राहुल गांधी से मिलवाया। राहुल ने कहा कि हम इस तरह सत्ता नहीं चाहते, बल्कि हम जनता के बीच जाएंगे। पवार का इशारा सीधा धांधली की तरफ था। यानी राहुल ने साफ कर दिया था कि कांग्रेस जनता के वोट से ही जीतेगी। लेकिन बीजेपी कैसे जीती, यह देश ने देखा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया। इससे सियासी गलियारों में हलचल मच गई। और अब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत और पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त आजाद के बयानों ने विपक्ष के इन आरोपों को और मजबूती दी है, जिससे चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो इन पूर्व अधिकारियों ने क्या कहा, देखिए यह रिपोर्ट। चुनाव आयोग वोट चोरी के आरोपों से बुरी तरह घिरा दिख रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहले ही चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और अब इस मामले में चुनाव आयोग में हलचल मची है। वर्तमान में चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि चुनाव आयोग को तुरंत इस मामले की जांच करनी चाहिए। राहुल गांधी के कानूनी शिकायत करने का इंतजार नहीं करना चाहिए। जब मैं था तो हमारी नीति थी कि अगर कोई वरिष्ठ नेता कोई मुद्दा उठाता है तो तुरंत स्वतः संज्ञान लेकर जांच की जाए और जो भी तथ्य सामने आए उन्हें जनता के सामने रखा जाए, ताकि इस संस्था में जनता का भरोसा बना रहे। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त यशवर्धन आजाद ने भी कहा कि देश में जो हो रहा है उन्होंने एक्स पर लिखा। उम्मीद थी कि सत्ता पक्ष के नेता बीजेपी के सदस्यों से चिंता जताते और राहुल गांधी के साथ मिलकर चुनाव आयोग से पूछते कि क्या हो रहा है। लेकिन जवाब देखिए। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। कौन जानता है कि धोखाधड़ी करने वाले वोटरों ने किसे वोट दिया, उन्होंने यह क्षेत्र क्यों चुना। एक और धोखाधड़ी का पहलू। जाइए सुप्रीम कोर्ट। चुनाव आयोग कहता है कि हलफनामा देकर बताइए। हैरानी की बात, इतना ही नहीं, कई पूर्व अफसरों ने भी राहुल गांधी के बयान पर चुनाव आयोग से सवाल किया है और कहा है कि आयोग राहुल गांधी से हल्फनामे की मांग क्यों कर रहा है। इसके बाद विपक्ष के आरोप चुनाव आयोग पर और मजबूत होते दिख रहे हैं। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या जवाब देता है। चुनाव आयोग बुरी तरह घिर चुका है। विपक्ष के साथ साथ पूर्व चुनाव आयोग के लोग भी इसकी दिशा को लेकर चिंतित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार में मतदाता सत्यापन पर जवाब मांगा है, जिस पर चुनाव आयोग अब उलझन में है। लेकिन आरोपों का सिलसिला थम नहीं रहा। राजद का दावा है कि चुनाव आयोग सिर्फ जनता को गुमराह कर रहा है। देखिए यह रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग पर सवाल गहराते जा रहे हैं। बिहार में विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए वोट काट रहा है और पहले चरण में आई प्रारूप मतदाता सूची में 65 लाख लोगों के नाम वास्तव में काटे गए, जिससे विपक्ष के आरोपों को और मजबूती मिली। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा। 9 अगस्त तक सभी 65 लाख लोगों के नाम देने को कहा, जिनके नाम वोटर लिस्ट से काटे गए। और अब खबर है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर जवाब दाखिल किया है। आयोग ने विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उसका कहना है कि जिन लोगों के वोट काटे गए या तो वे अब इस दुनिया में नहीं हैं
या उन्होंने गलत तरीके से पंजीकरण कराया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से वही सवाल पूछा जो विपक्ष कर रहा था। विपक्षी दलों ने स्पष्ट सूची मांगी थी, लेकिन यह सूची अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई, जिस पर नाराज राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयोग कह रहा है कि 22,508 लोग जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके नाम हटा दिए गए, तो विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र संख्या के साथ उनके नाम देने में क्या दिक्कत है? मतदाताओं के नाम स्पष्ट रूप से क्यों नहीं दिए जा रहे? उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए कह रहा है कि राजनीतिक दलों के दावे या आपत्तियां झूठी हैं। यानी चुनाव आयोग अब चारों तरफ से घिर गया है। बिहार से लेकर बंगाल तक एसआईआर प्रक्रिया का विरोध हो रहा है। बिहार में विवाद थमा भी नहीं था कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर शुरू करने का आदेश दे दिया, जिस पर सीएम ममता बनर्जी ने साफ कहा कि बंगाल अभी एसआईआर के लिए तैयार नहीं है। इसके बावजूद चुनाव आयोग पीछे हटने को तैयार नहीं और अब उसने 11 अगस्त की डेडलाइन देकर बंगाल के मुख्य सचिव को आदेश मानने को कहा है, जिससे राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। देखिए यह रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच टकराव गहरा रहा है। सीएम ममता बनर्जी की सार्वजनिक घोषणा के बाद चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत को नया नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में चुनाव आयोग ने 11 अगस्त दोपहर 3 बजे तक 4 अधिकारियों के आदेश का पालन करने की डेडलाइन दी है। असल में यह नोटिस उस घोषणा के एक दिन बाद आया है जब सीएम ममता बनर्जी ने नौकरशाही के अफसरों की ढाल बनकर खड़े होने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि वह आदेशों का पालन नहीं करेंगी। 5 अगस्त को चुनाव आयोग ने 4 अधिकारियों को दक्षिण 24 परगना और पूर्व मिदनापुर जिले के बारुईपुर पूर्व और मोहना विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची की गलती करने पर निलंबित करने का आदेश दिया था। चुनाव आयोग सचिव सुजीत कुमार मिश्रा द्वारा जारी नए नोटिस में मुख्य सचिव को सभी आरोपों पर औपचारिक शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। इस पर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि वह बीजेपी राज्य सरकार के अधिकारियों को डराने के लिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने आयोग को बीजेपी का गुलाम मजदूर भी कहा था। देखना होगा कि ममता सरकार और चुनाव आयोग के बीच यह टकराव क्या रूप लेता है। चुनाव आयोग के इस कदम से ममता सरकार से टकराव के संकेत मिल रहे हैं, तो बिहार और इंडिया में भी टेंशन बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बिहार दौरे से नाराज बताए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वह बीजेपी से नाराज हैं। इस बीच उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का मांझी के यहां जाना इन अटकलों को मजबूती दे रहा है। तो क्या सम्राट चौधरी मांझी को मनाने गए थे? इस रिपोर्ट में जानिए। बिहार और इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और कई दल बीजेपी से नाराज हैं। इन्हीं में से एक हैं जीतन राम मांझी। दरअसल हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह सीतामढ़ी के दौरे पर गए थे, जहां नीतीश कुमार भी पहुंचे, लेकिन कार्यक्रम में जीतन राम मांझी की गैर मौजूदगी ने सियासी हलचल पैदा कर दी। इस घटना से यह अटकलें और तेज हो गईं कि मांझी और उनकी पार्टी बीजेपी से नाराज हैं। मामले की गंभीरता देखते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद पटना स्थित मांझी के घर पहुंचे उन्हें मनाने। इस बैठक में जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन भी मौजूद थे। हालांकि बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में संतोष सुमन ने नाराजगी की खबरों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बैठक में 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गया जीत दौरे और आगामी चुनावों के लिए सीट बंटवारे पर चर्चा हुई, लेकिन इस सफाई के बावजूद अंदरूनी गलियारों में यह चर्चा गर्म है कि मांझी खास तौर पर बीजेपी से खफा हैं। माना जा रहा है कि मांझी की पार्टी बीजेपी से ज्यादा सीटें मांग रही है, जिसके कारण दोनों दलों में संतुलन बनाने में दिक्कत आ रही है। अब राजनीतिक सूत्रों के अनुसार अगर सीट बंटवारे पर बात नहीं बनी तो जीतन राम मांझी बड़ा कदम उठा सकते हैं। उनके पास 2 विकल्प हो सकते हैं, या तो वे चुनाव अकेले लड़ें या महागठबंधन में शामिल हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए यह बड़ा झटका साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि बीजेपी मांझी को मनाने में सफल होती है या मांझी कोई और रास्ता चुनते हैं। क्या मांझी बीजेपी से नाराज हैं? यह सवाल सियासी गलियारों में काफी चर्चा में है। तो सवाल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर भी हैं। 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे ने हलचल मचा दी थी, लेकिन सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा गूंजने वाला सवाल यह है, आखिर जगदीप धनखड़ हैं कहां? और यही सवाल राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने गृह मंत्री अमित शाह से पूछा है। देखिए यह रिपोर्ट। अभी देश की राजनीति में एक खबर ने हलचल मचा दी है।
चुनाव आयोग ने देश की 330 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद देश में राजनीतिक पार्टियों की संख्या घटकर 60 से भी कम हो गई है। अब देश में केवल 6 राजनीतिक पार्टियां ही बची हैं। यह फैसला देश की राजनीति पर बड़ा असर डाल सकता है। जिन 6 पार्टियों ने अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाए रखी है, उनमें आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी शामिल हैं। चुनाव आयोग का यह कदम जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 29A के दिशा निर्देशों के तहत उठाया गया है। जो पार्टियां 6 साल से चुनाव नहीं लड़ रही थीं या जिन्होंने अपने पते और पदों में हुए बदलाव की जानकारी नहीं दी थी, उन्हें इस सूची से हटा दिया गया है। इससे पहले आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को 345 राजनीतिक पार्टियों की जांच के निर्देश दिए थे। जांच के बाद इन पार्टियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया गया। मुख्य चुनाव अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर पाया गया कि तीनों 34 पार्टियां आवश्यक मानकों को पूरा नहीं कर रही थीं। इसके बाद उनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया। चुनाव आयोग का यह कदम जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 29A के दिशा निर्देशों के तहत उठाया गया है। अब देखना यह होगा कि इस फैसले का देश की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। और बुलेटिन के अंत में देखते हैं कि मशहूर कार्टूनिस्ट इरफान को क्या खबर मिली। आज भाई बहन के स्नेह का दिन है, जिसे हम राखी या रक्षा बंधन कहते हैं। वैसे देश में 2 राष्ट्रीय भाई बहन की जोड़ी का जिक्र खूब हो रहा है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। दोनों मोदी सरकार को लेकर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। संसद में उनके बयानों पर खूब चर्चा हो रही है। साथ ही राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी के रिश्तों को लेकर विस्तृत बयान दिया है। अब देखना है कि यह रिश्ता कहां तक जाता है और चुनाव आयोग किस तरह खुद को और सरकार को उनके हमलों से बचाता है। धन्यवाद अब्दुल रहमान जी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए गुलशन न्यूज। अस्सलाम वालेकुम।